गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और ये मेरा इसका जो है 8वां वीडियो है। बच्चों इस समय हम इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कवर कर रहे हैं और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस का ये मेरा आखिरी वीडियो है। ठीक है बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जब हम एक स्लिट के सामने कोई जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम रख देते हैं तो हमारा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्यों होता है, कैसे होता है और इस पे आने वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ए ग्लास स्लैब इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए इसको हेडिंग डालते हैं, फिर बताता हूं मैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ठीक है, ड्यू टू ए ग्लास स्लैब हो या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्लैब हो सकता है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। या बच्चों इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं कि पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाई ए ग्लास स्लैब इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको फिगर बना के बताता हूं कि मैं क्या रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यंग साहब का। ये देखिए ये हमारे पास हो गए दो स्लिट हो गई S1 और S2। और बच्चों यहां से जो है, यहां से बच्चों क्या है, देखिए ये इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट देखिए ऐसे बन रहा है यहां पे। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट यहां पे यंग डबल स्लिट में बन रहा है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक में एक यहां पर एक ग्लास स्लैब ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब रख देते हैं जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, इस तरीके से देख लीजिए। तो बच्चों क्या होता है, होता ये है कि जो सेंट्रल ब्राइट होता है ये शिफ्ट हो जाता है, ये इसी पोजीशन पे नहीं रहता, अपने पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है और ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में ये हमारा ग्लास स्लैब रखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहां रखा है तो ये बच्चों पूरा शिफ्ट होकर के इधर पहुंच जाएगा ऐसे। ठीक है, इमीडिएटली इधर पहुंच जाएगा। और बच्चों यही है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। पूरा का पूरा फ्रिंज का पैटर्न जो यहाँ पे हमको मिल रहा होगा ये पूरा का पूरा शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाएगा। जिधर ग्लास स्लैब रखा है उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम नीचे रखें तो नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्यों होता है, क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, और बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसको पढ़ने से पहले आपको इंटरफेरेंस का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, विद न्यूमेरिकल भी आप लगा चुके हो। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, तभी ये बात आपके समझ में आएगी, नहीं तो होगी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस में हमारा देखिए क्या है, इंटरफेरेंस क्या होता है, वो है फिर है कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज, और फिर उसके बाद बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। इसकी अपनी वही कहानी है। तो ये बच्चों हमको पूरा आना चाहिए, तभी ये बात आपके समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो पहले आप उसको देख लीजिए फिर इस पे आइए। ठीक है, अब चलिए बच्चों देखिए होता क्या है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम रे के पाथ में एक ग्लास स्लैब रख देते हैं तो बच्चों रे की ऑप्टिकल पाथ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए समझाता हूं कि क्या चीज है।
देखिए क्या होता है कि लाइट रे जो होती है, लाइट रे, ठीक है, वहां पर देखिए क्या होता है, वहां पे हमारे पास देखिए दो तरीके की पाथ होती है लाइट रे के पास। एक होती है जियोमेट्रिकल पाथ, ठीक है, जियोमेट्रिकल पाथ, और दूसरी होती है हमारी ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ। बच्चों अगर हमारे पास मीडियम सेम है, एक ही मीडियम में लाइट रे हमारी चल रही है, तो जियोमेट्रिकल पाथ से काम चल जाता है। जैसे कि यंग डबल स्लिट में हमने ऐसे जो है यहाँ पे खींचा, अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, एयर है या कोई भी चीज है, तो यहाँ पे बच्चों हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन बच्चों जब हमने इसके अंदर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम प्लेस कर दिया, ये देखिए इस तरीके से कर दिया, अब बच्चों यहां से लाइट रे जाएगी, तो बच्चों यहां पर जब आएगी तो इसका जो है अब जो है इतनी दूर का पाथ जो है चेंज हो गया। अब बच्चों जियोमेट्रिकल पाथ से नहीं काम चलेगा, हमको इसका ऑप्टिकल पाथ से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट बदल जाएगी, क्योंकि हर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट बदल जाती है। पहले एयर था, ग्लास स्लैब आ गया, अब बच्चों हमको ऑप्टिकल पाथ कंसीडर करना पड़ेगा, तब हम इसमें लगा पाएंगे कंसेप्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का और जो है इंटरफेरेंस का। बस यही बात है। अब देखिए कैसे होता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं, फिर आप क्लियर हो जाएगी, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ इस तरीके से कि सपोज करिए एक लाइट रे ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, यहां पर बच्चों इसके रास्ते में यहां पर इतना चौड़ा सा हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है, यहां पे ग्लास स्लैब कर दिया। इधर देखिए ये एयर है, ठीक है, और यहां पे बच्चों ये हो गया हमारे पास ग्लास का स्लैब, ठीक है, ये ग्लास हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बच्चों थिकनेस हमारी जो है वो टी है, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। ये अलग मतलब ये अलग रे है, ये अलग रे है, और दोनों जा रही थी, और बच्चों यहां पर स्क्रीन में ये जाकर के मिलेगी, स्क्रीन के ऊपर ये एक्ट पड़ेगी। अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, मैं आपको पाथ दिखा रहा हूं कि क्या है, यहां पर जाकर के इस तरीके से जो है इस पे स्ट्राइक करेंगी लाइट। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए इस सेक्शन में क्या होता है, ऊपर वाले के लिए इसको हम 1 रे लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो यहां पर देखिए आया, यहां से हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहां पर देखिए इतनी ही दूरी पे मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, ऐसे डॉटेड लाइन बना देता हूं, इतने ही थिकनेस का, ये एयर है, प्योर एयर है, हमने सिर्फ इतना ही सेक्शन लिया, इसका इतना ही इसका सेक्शन लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये इंटर करेगी, इसके अंदर वेलोसिटी लाइट की क्या है, v है, ठीक है, v है। अब देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो ये आ गया बच्चों हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। बच्चों यहां पर वेलोसिटी v है, तो हम यहां पे लिखते हैं v इक्वल टू c बाई म्यू, इतना आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए इस तरीके से है, ये लाइट इसके अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टी, क्योंकि इसकी थिकनेस टी है, तो बच्चों हम यहां पे इसको लिख देंगे टी। टाइम देखिए कितना लगा, टाइम को भी बच्चों अगर हम टी से कंसीडर करेंगे तो एक जैसा लगेगा, इसलिए टाइम को हम बच्चों यहां कैपिटल टी लिख देते हैं। ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर थिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और बच्चों ये वेलोसिटी हमारी हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज करिए कैपिटल टी टाइम में पहुंचता है, तो बच्चों हमारे पास जो आया वो यहां पर आ गया, सिंपल सा जो टाइम यहां पे आया वो आया, टाइम यदि हम यहां से निकालें इससे तो आ गया t इज इक्वल टू टी अपॉन वी। देखिए इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। v बच्चों क्या था, v था हमारा c बाई म्यू, तो हम इसको यहां रख देंगे, तो बच्चों c बाई म्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू टी अपॉन c। देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। यानी कि बच्चों t टाइम में यहां से ये लाइट यहां तक आएगी, इस तरीके से आ जाएगी यहां पे, और यहां पे रुक जाएगी। हमने इसी को कंसीडर कर लिया, ये यहां पे आ गई साइड में। अब बच्चों ये दूसरी वाली रे थी,
दोनों एक साथ यहां पहुंचती है। और बच्चों अब देखते हैं कि ये वाली रे इसी टी टाइम में, देखिए इस टी टाइम में ये वाली रे इस ग्लास स्लैब के अंदर यहां तक पहुंची, और बच्चों इसी टी टाइम में ये वाली रे कहां तक पहुंचती है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हमारा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए ऐसे हमने लिख लिया है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ठीक, वेलोसिटी यहां पर कितनी है, c है, क्योंकि एयर में c लेते हैं। टाइम हमारा कितना है, कैपिटल T है ये वाला, इसको हमने यहां रख दिया। तो बच्चों आ गया c इंटू म्यू टी अपॉन सी। देखिए यहां पर इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, म्यू अपॉन टी आ गया, ये टाइम है और टाइम की वैल्यू इतनी है कि देखिए c से c कट गया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी वो बच्चों करी म्यू टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपको ये बात पता है कि ग्लास का म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ये बात पता है, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। 1.5 भी ले लें तो सर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, इसी टाइम टी में ये वाली रे बच्चों पहुंच गई यहां तक, और इसी वाली मतलब इस वाले ग्लास स्लैब में ये वाली रे बच्चों यहीं तक पहुंची। ठीक है, ये ज्यादा पहुंच गई आगे, और ये पहुंची यहां तक, जितनी स्लैब की थिकनेस है वहां तक, और बच्चों ये आ गया। अब बच्चों यहां पर हम एक ऐसे हल्की सी लाइन खींचते हैं आपको समझाने के लिए, और ये लाइन यहां पे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे मैं बना देता हूं, थोड़ा सा चौड़ा यहां तक। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये लाइट इसके बाद स्क्रीन पे जाएगी तो इतना पाथ ट्रेवल करेगी, और ये लाइन स्क्रीन पे जाएगी तो इतना पाथ ट्रेवल करेगी। देख लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, यही इसका कंसेप्ट है कि हमने निकाला कि इक्वल टाइम में दोनों रे, एक जो हमारी ग्लास से पास हो रही है दूसरी एयर में है, वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसका ज्यादा आया और इसका उतना आया जितना स्लैब की थिकनेस है। यानी बचा हुआ जो पार्ट है वो इसके लिए कम है और इसके लिए ज्यादा है। ठीक है, पाथ जो है इसके लिए कम हुआ, इसके लिए ज्यादा हो गया। अब बच्चों इसके लिए, ठीक है, इसके लिए रे 1 के लिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, अगर ना नोट किया हो तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब क्या हुआ यहां पर देखिए, फॉर रे 1, ठीक है, पहली रे के लिए जो है पाथ, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, ठीक है, टू रीच एट स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जाने तक का पाथ जो है इस वाली रे के लिए बढ़ गया। यहां पे उसने टाइम ज्यादा ले लिया और आगे वो देर में पहुंचेगी, ये हो गया, और जो है किससे, इससे बढ़ गया। ठीक है, इसलिए ये देखिए ये हमारा कंक्लूजन निकल गया है कि इतना हमारा बढ़ गया। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पर बच्चों क्या हुआ, दिस क्रिएट, ठीक है, ए पाथ डिफरेंस बिटवीन, दिस क्रिएट ए पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2। अब क्या हुआ, देखिए यहां पर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों रे 1 में और रे 2 में। ये बिल्कुल साफ साफ आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये पाथ डिफरेंस हमारा बढ़ा कितना इस वाली रे के लिए। देखिए इस वाली रे के बीच में ग्लास स्लैब आ रहा है, ये एयर है, इस वाली रे के लिए पाथ डिफरेंस बढ़ा। ठीक है, ज्यादा पाथ डिफरेंस हो गया, इसके लिए इतना रहा, तो पाथ डिफरेंस बढ़ा इसके लिए। अब कितना बढ़ा ये मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये हमारा पाथ डिफरेंस बढ़ा, बेसिकली क्या हुआ कि इतना पाथ डिफरेंस इस वाली रे के लिए हमारा बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी जो कैलकुलेशन किया था उससे ये आया था हमारा म्यूटी, कि म्यूटी इसने चला और ये केवल चला है टी। ठीक है, तो बच्चों जो पाथ डिफरेंस बढ़ा वो बच्चों हमारा इतना बढ़ा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी, जो पाथ डिफरेंस बढ़ा। तो यहां पे नोट करिए, द इंक्रीज्ड
पाथ डिफरेंस फॉर रे 1 वाला, जहां पे हमारा ग्लास स्लैब रखा है, वो देखिए कितना हुआ, दिस माइनस दिस, तो बच्चों म्यू टी माइनस टी, ये आ गया, तो बच्चों आ गया हमारा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इतना पाथ डिफरेंस बच्चों हमारा बढ़ जाता है उस वाली रे के लिए जिसके पाथ में हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्लैब रख देते हैं, जिसकी थिकनेस हमने टी कंसीडर करी है। ये हमने ग्लास का है, ग्लास के अलावा कुछ और भी हो सकता है बच्चों, और जो है थिकनेस बदल सकती है, कभी कुछ हो सकती है, लेकिन उससे हमारा पाथ डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। और बच्चों हमारा जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम इसको करते हैं तो बच्चों हमारा जो है रिजल्ट थोड़े से अलग आते हैं। ठीक है बच्चों, बस यही कंसेप्ट है इसका, पूरा शिफ्टिंग ऑफ जो है फ्रिंज का, इसको आप पहले अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यही कंसेप्ट जो है हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करने जा रहे हैं, और देखिए क्या होता है यहां पर, देखिए क्या होता है यहां पर, हो ये रहा है कि बच्चों उस वाली रे के लिए पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो जा रहा है, जहां पर हम एक ग्लास स्लैब रख देते हैं जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमारा म्यू है। बस इसको याद रखिए। अब देखिए ये हमारा किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये किस तरीके से हमारा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक, बस अब तो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, तो पूरी तरीके से अब खेल है, ये पाथ डिफरेंस ही केवल समझना था। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ यहां पर, ये देखिए ये हमारा स्लिट हो गया और ये हो गया स्क्रीन। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए, ये स्लिट हो गया, ये स्क्रीन हो गया। बच्चों हमने ये स्लिट बना दी। ठीक है, ये S1, ये S2, और बच्चों ये हमारा क्या हुआ, यहां पर देखिए सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। हमने क्या किया कि हमने जो है अभी कोई ग्लास स्लैब यहां पे नहीं रखी है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन देखिए, आपको याद आना चाहिए, पूरा आना चाहिए इंटरफेरेंस और वाईडीएससी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों कि पाथ डिफरेंस जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। ये बच्चों हमारा जो है कंडीशन था। ठीक है, ये कंडीशन था कि हमारा पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब बच्चों देखिए हम करते हैं काम। हमने क्या किया कि ऊपर वाले में एक ग्लास स्लैब इस तरीके से रख दिया जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस तरीके से है। अब बच्चों देखिए होता क्या है, ठीक है, अभी जो कंसेप्ट हमने बताया है उसमें क्या होता है कि द ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, द ऑप्टिकल पाथ फॉर द रे in which glass slab is placed, ठीक है, increased by, ठीक है, कितना बढ़ जाता है बच्चों, वो डेल्टा पी से बढ़ जाता है और वो आया था हमारा म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब बच्चों क्या हुआ, अगर हम इस पॉइंट पे हमने जो है S1P लिया और S2P लिया, तो बच्चों यहां पर हमारी ये कंडीशन नहीं आ रही है। अब हमारा इतना पाथ डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए ज्यादा हो गया और इसके लिए कम होगा। बच्चों इस कंडीशन में बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बच्चों कंडीशन है कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमारा जो है 0 होना चाहिए। अब बच्चों ऊपर वाले का इंक्रीज हो गया, जहां पर हमने ग्लास रखा उसका इंक्रीज हो गया इतना, यानी कि अगर नीचे वाले का भी पाथ इतना ही इंक्रीज हो जाए तो बच्चों इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। जितना इसके लिए इंक्रीज हुआ उतना इसके लिए इंक्रीज हो जाए तो पाथ डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा और सेंट्रल मैक्सिमा हमको मिल जाएगा।
अब बच्चों देखिए कैसे इंक्रीज होता है नीचे वाले के लिए, कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, ये क्या होता है। अब देखिए इस कहानी में एक आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये होता है बच्चों कि इसका हमने सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है वो यहां पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए S1 ये बच्चों ये हमारा यहां से P जो है वो यहां बन जाएगा, और सेंट्रल मैक्सिमा अब बनेगा यहां पे। इसी को समझिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा अब ऊपर बनेगा। देखिए ये डिस्टेंस बढ़ गई और ये डिस्टेंस जो है वो है, ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ गई। ये बच्चों कितनी बढ़ी, ये बच्चों हमको नीचे वाले की इससे निकलने वाले की पार्ट लेंथ बढ़ानी थी ताकि पार्ट डिफरेंस हमारा 0 हो जाए। तो ये बच्चों हमारी बढ़ गई, और इसकी इस ग्लास स्लैब की वजह से बढ़ी हुई, तो जितनी ये बढ़ी उतनी ये बढ़ी, और दोनों का पार्ट डिफरेंस बराबर हो गया, और वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा हमारा पहुंच गया। ठीक है, इस बात को देखिए। अब देखिए यहां पर बच्चों हो गया, ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा इस वजह से ऊपर चला जाता है क्योंकि नीचे वाले की पार्ट डिफरेंस भी उतनी बढ़ जाती है जितने की इसकी बढ़ी। अब बच्चों साफ ये आता है कि ये कितनी बढ़ी, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम ज्योमेट्री में जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दी, ये हमारा डी था, ये थीटा था, और बच्चों ये वाला भी थीटा था, आपको याद हो। और हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्स डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट हो गया, इतनी चीज हमने कर ली। और बच्चों ये आ गया थीटा, और ये आया था बच्चों डी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस इंक्रीज्ड फॉर रे 1। पहले वाले के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस जो इंक्रीज हुआ था वो हुआ था बच्चों μ-1 इंटू टी, और ऊपर वाले को हम 1 मान रहे हैं, नीचे वाले को 2 मान रहे हैं, तो इसके लिए इस स्लैब की वजह से बढ़ा। ठीक है, और बच्चों यहां पे आया पाथ डिफरेंस, ठीक है, इंक्रीज फॉर रे 2, वो बच्चों आया हमारा डी साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए डी साइन थीटा इतना बढ़ा जियोमेट्रिकली, अब देख रहे हैं इसको, इतना बढ़ा, और ऊपर जाकर वहां 0 हो गया तो बन गया, तो ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हुआ कि इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों ये और ये इक्वल हो गया, तो हम इनको इक्वल लिख देते हैं। तो हमारा क्या आया, μ-1 इंटू टी बराबर डी साइन थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। इनके बीच का जब पार्ट डिफरेंस बराबर हो जाएगा, जितना ये बढ़ा उतना बढ़ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा जहां पे मिल रहे हैं वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 और सेंट्रल मैक्सिमा हमारा वहां मिलेगा, और ये इतना शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हम जो है वाईडीएससी में कर चुके हैं। तो क्या होता है जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है कैपिटल डी से डिनोट की जाती है, यहां पे इस तरीके से कैपिटल डी से डिनोट की जाती है। तो बच्चों ये हमारा कैपिटल डी से इसको डिनोट करेंगे तो हम टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा जो आएगा बच्चों, टेन थीटा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है एक्स बाई कैपिटल डी। ठीक है, एक्स बाई कैपिटल डी, ये हमने यहां लिख दिया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा डी, ठीक है, हमारे पास जो डी आ जाएगा डी टेन थीटा हम यहां लिखते हैं, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी, और ये आ गया μ-1 इंटू टी। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका ये। तो अब जो हम निकालेंगे एक्स, यानी कि ये कितना शिफ्ट हुआ ऊपर की ओर, कितना शिफ्ट हुआ बच्चों, वो यहां से निकल आएगा एक्स बराबर μ-1 इंटू टी डी अपॉन कैपिटल डी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है निकल के आ गया शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू न्यू पोजीशन, ये आ गया। और बच्चों ये इसका फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बच्चों थिकनेस ऑफ स्लैब जो हमने यहां पर इस तरीके से रखा था उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों देखिए जैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा जो है शिफ्ट करेगा, वैसे ही सर पूरा का पूरा जो है
फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, सब उतना ऊपर की ओर शिफ्ट करता चला जाएगा और हमारा फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट का जो है हमको जो है अलग अलग पोजीशन मिलेगा। इसको आप नोट करिए। अब देखिए यहां से हमारा जो है कहानी निकलेगी। इसको आप आराम से देख लीजिए। ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से देख लीजिए, अपने हाथ से कॉपी पे लिखिए, तब आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अपने हाथ से जब पहली बार आप करते हो तो आपसे होती है गलती, और गलती होने से कभी डरिए मत। अगर आपको सीखना है तो गलती सबसे होती है, जो गलती से डर जाता है वो नहीं सीख पाता। आपसे गलत होता है, आप गलत करिए, एक बार गलत करिए, दोबारा आपसे सही होगा। ये तरीका होता है सीखने का। ठीक है, इसको देख लीजिए, करिए, प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से और फिर बढ़िए आगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारे पास कितनी शिफ्टिंग आई उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो एक्स आ गया हमारा μ-1 टी कैपिटल डी अपॉन डी। देखिए इस तरीके से हमारे पास इसकी शिफ्टिंग आ गई। अब बच्चे चलिए देखते हैं हम कि हमारा जो है फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, इसका जो है क्या पोजीशन बनती है। ठीक, जो गया। अब देखिए बच्चों यहां पर दो टर्म आ जाते हैं। एक तो जब शिफ्टिंग होती है तो एक तो आता है सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरा टर्म आता है सेंट्रल स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म आता है सेंट्रल स्क्रीन। ठीक है, यानी ये स्क्रीन का सेंटर है ये पॉइंट, और ये फ्रिंज पैटर्न का सेंटर है सेंट्रल मैक्सिमा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको और इसको बड़े ध्यान से पूछिएगा, दोनों में सेंट्रल लगा है, एक जैसा लगता है। सेंट्रल स्क्रीन से पूछा है या सेंट्रल मैक्सिमा से पूछा है, अभी मैं बताता हूं क्या चीज पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए इस शिफ्टिंग में पूरी कहानी होती क्या है। बच्चों देखिए होता यह है इसमें कि फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ वो सेम रहती है। फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को नोट करिए। फ्रिंज विड्थ हमारी कितनी निकली थी, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये हमारे पास इस तरीके से आया था, फ्रिंज विड्थ इतनी रहेगी। ठीक है, और पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा विल आल्सो बी सेम। ठीक है, मतलब क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो हमारा जितना भी फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट जितना रहेगा वो भी सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो चीज क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, चेंज फ्रॉम सेंट्रल स्क्रीन। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों को अलग अलग रखा था। देखिए ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल स्क्रीन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट है सेंट्रल ब्राइट, फिर यहाँ डार्क आएगा, फिर यहाँ ब्राइट आएगा, यहाँ डार्क आएगा, यहाँ ब्राइट आएगा, ऐसे चलेगा। यहाँ देखिए डार्क आएगा, यहाँ ब्राइट आएगा, यहाँ डार्क आएगा, यहाँ ब्राइट आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों ये पूरा का पूरा पहले यहाँ था, स्लैब रखने से ऊपर चला गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा के रेफरेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो वही रहा। ठीक है, लेकिन पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज चेंज फ्रॉम सेंट्रल स्क्रीन से ये चेंज होकर ऊपर चला गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन या थ्योरी या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ते समय इन दोनों पॉइंट को ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साउंड ये एक जैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें हो जाती है गलती। ठीक है, तो बच्चों कितना शिफ्ट करेगा ये देख लीजिए, कितना शिफ्ट करेगा वो हम बता दें आपको। देखिए डार्क फ्रिंज जो बन रही थी हमारी, सॉरी पहले बताते हैं। ठीक है, पहले हम बताते हैं आपको ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन थी nth ब्राइट फ्रिंज की, वो बच्चों थी हमारी n, ठीक है, n लैम्डा n d लैम्डा बाई डी। ये थी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है,
एन डी लैम्डा बाई डी, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन थी। ठीक है, एन की जगह 1 2 1 रखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट, 2 रखेंगे सेकंड ब्राइट, इस तरीके से मिलेगा। ये थी हमारी। ठीक है, और डार्क की कितनी थी, डार्क फ्रिंज की वो थी पोजीशन 2n+1। ठीक है, डी लैम्डा बाई डी, जहां एन हमारा आता था 0 1 2 और ये एन तक जाता था। यहां पर 0 रखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट मिलता था, फिर उसके बाद मिलने लग जाता था। ये पोजीशन थी। अब सेंट्रल स्क्रीन से ये कितना शिफ्ट हुई, एक्स शिफ्ट हो गई। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाला टर्म जोड़ देंगे, μ-1t डी बाई डी। ठीक है, μ-1t डी बाई डी इतना शिफ्ट हो गई भाई। पहले ये यहां था, ये ऊपर उठा तो ये भी उतना हो गया। तो बच्चों उसकी न्यू पोजीशन जो होगी हमारी nth ब्राइट फ्रिंज की, nth डार्क फ्रिंज की, वो बच्चों ये आएगी। अब फर्स्ट सेकंड पूछता है तो इसमें आप इसको इसी तरीके से रखते जाइए, आपकी पोजीशन निकल आएगी। क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि फ्रिंज का पोजीशन कहां से पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमा से पूछा है या सेंट्रल स्क्रीन से पूछा है। यहीं पे मिस्टेक होगी क्योंकि साउंड एक जैसा करता है। ठीक बच्चों, ये हमारा जो है आ गया। अब बच्चों इसमें जो है एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो खत्म करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसके एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल हमारे ज्यादा इसके टफ नहीं होते, कंसेप्ट समझने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब होता है बच्चों हमारा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से जो है हमारा जो है कितने फ्रिंज शिफ्ट होकर के ऊपर चले गए, ये पूछा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट कितना ओरिजिनल पोजीशन, पहले वाली थी जब ग्लास स्लैब नहीं रखा था तब उस कंडीशन से कितने फ्रिंज हमारे शिफ्ट होकर ऊपर चले गए। बच्चों बहुत इजी है। देखिए यहां पर देखिए एक्स हमारा है टोटल शिफ्टिंग, और इसमें बच्चों एक फ्रिंज विड्थ की जो हमारे फ्रिंज विड्थ है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारी निकल आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम यहां पे लिखेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बच्चों x हमने निकाला है तो x आ गया μ-1t इंटू कैपिटल D बाई डी आया इस तरीके से। और बच्चों क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ जो आई वो बच्चों हमारी आ गई यहां पर, वो आई हमारी बीटा। ठीक है, बीटा जो कि आती है हमारी डी लैम्डा बाई डी, ये हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब बच्चों यहां पर देखिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, स्लैब रखने पे कितना शिफ्ट हो गया, तो बच्चों देखिए क्या होगा, वो होगा हमारा x अपॉन बीटा। x अपॉन बीटा का मतलब है टोटल शिफ्टिंग और एक फ्रिंज की विड्थ, इसको करेंगे तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो अब यदि हम इसको कैपिटल N से डिनोट करें तो देखिए x हमारा क्या है, x है हमारा μ-1t d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, और बच्चों डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा है हमारा d लैम्डा बाई d। देखिए इस तरीके से आ गया, और ये हमारा है नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ शिफ्टेड। अब बच्चों क्या हुआ, ये देखिए d से d ये सब कट गया, तो बच्चों हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड आया, वो आया μ-1 p अपॉन लैम्डा। ये बच्चों इतना हमारा फ्रिंज शिफ्ट होगा। अब बच्चों यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो n आ रहा है कैपिटल N, इसमें डार्क एंड ब्राइट दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी क्यों दोनों हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है डार्क और ब्राइट की वो बराबर होती है, और हमने सिर्फ फ्रिंज विड्थ से जो है डिवाइड किया है। हमने डिवाइड ये नहीं किया कि डार्क है या ब्राइट है, तो जितना डार्क उतना ब्राइट उसमें होगा। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि कितना डार्क और कितना ब्राइट होगा, तो बच्चों इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हाफ करना पड़ेगा,
क्योंकि फ्रिंज विड्थ हमारी डार्क और ब्राइट की दोनों की बराबर होती है और हमने उसी से डिवाइड किया है, तो हमारा टोटल शिफ्टिंग आ रही है डार्क और ब्राइट। ठीक है, इसमें यही बात ध्यान रखिएगा, यहीं पे जो है वो लोग जो है कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपको दिया है कि टोटल फ्रिंजेस शिफ्ट पूछ रहा है या डार्क पूछ रहा है फ्रिंजेस शिफ्टेड या ब्राइट पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर लिखिएगा। ठीक है, जब डार्क और ब्राइट अलग अलग पूछ लेगा तो बच्चों इसका आधा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा यही आंसर हमको दे देगा। अब बच्चों हमको अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों एक काम करना होता है, वो काम ये करना होता है कि जिस भी जो है टॉपिक को हम पढ़ें उसके न्यूमेरिकल जरूर लगाएं। तो बच्चों चलिए अब हम लगाते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर एक दो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में जो है वो है इन ए YDSC, ठीक है, ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू दिस इज प्लेस्ड इन द वन ऑफ द रे light used for experiment is 5000 angstrom. Find out the thickness of glass slab in case when central maxima is shifted to the position at which the fifth bright fringe was found when glass slab was not placed. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पहले आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है और बच्चों इसमें क्या है कि यहां पर बच्चों अभी कोई ग्लास स्लैब नहीं प्लेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इसकी फिफ्थ जो है ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। ठीक है, फिर बच्चों क्या हुआ कि यहां पर जो है ग्लास स्लैब को प्लेस कर दिया गया। ठीक है, जिसका हमको म्यू दे रखा है, थिकनेस कुछ है और इसको फिल किया। तो बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होकर के यहां पे आ गया फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब ग्लास स्लैब रखेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ बच्चों कहां पे आके, जहां पहले फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो हमको निकालना है थिकनेस ऑफ, ठीक है, थिकनेस ऑफ जो है स्लैब निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है उसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। ठीक है, पहला फार्मूला है बच्चों कि जब हमारे पास जो है ग्लास स्लैब नहीं रखा था तब, तो यहां पे देखिए पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज व्हेन ग्लास स्लैब इज नॉट प्लेस्ड। ठीक है, ग्लास स्लैब को प्लेस नहीं किया गया, तब ये जो पूछा गया हमसे, तब बच्चों फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन होगा वो होगा 5d लैम्डा बाई डी। यही हमने पढ़ा था ना, n d लैम्डा बाई डी होता है पोजीशन nth के लिए, यहां फिफ्थ है तो फिफ्थ हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात है जब ग्लास स्लैब प्लेस कर दिया गया, व्हेन ग्लास स्लैब प्लेस्ड। ठीक है, जब ग्लास स्लैब को प्लेस किया गया तो बच्चों कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो था, सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट हुआ वो बच्चों कितना हुआ, वो बच्चों हमारा हुआ म्यू माइनस 1t डी बाई डी। ठीक है, ये देखिए बच्चों था शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये था, और जब हम ग्लास स्लैब नहीं रख रहे थे तब पोजीशन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की ये थी। क्वेश्चन में जो दे रखा है हमको वो ये दे रखा है कि ये शिफ्ट होकर के फिफ्थ वाले के पास पहुंच जाता है, मतलब पहले यहां था और ग्लास स्लैब रखा तो यहां पहुंच गया। तो बच्चों हमको निकालना है टी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ कि शिफ्टिंग इसके बराबर हुई, यानी कि क्वेश्चन में हमको सीधे सीधे दे रखा है कि म्यू माइनस 1t डी बाई डी जो है वो हमारा हो रहा है 5d लैम्डा बाई डी के। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे दे रखी है बच्चों, इतना ही करना था। और इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, हमको इस पोजीशन को देखना है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जो है बुक्स में एक्सरसाइज में दे रखे हैं कि कभी हमको लैम्डा निकालना है, कभी डिस्टेंस निकालना है स्क्रीन के बीच की,
कभी हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कभी थिकनेस ऑफ स्लैब निकालनी है, कभी स्लिट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा। कंसेप्ट ये था कि फिफ्थ वाले का प्लेस पे शिफ्टिंग वाला जो इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो है कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन बचा है वो हम कर देते हैं, देखिए क्या आता है इसमें, फिर जो है ये न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हुआ। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं तो देखिए ये हमारा म्यू है 1.5 माइनस 1 टी हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, देखिए डी और डी और डी और डी कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो बचा वो लिखते हैं हम सबसे पहले। तो क्या म्यू माइनस 1 टी बराबर 5 लैम्डा, टी हमें निकालना है तो टी आ गया 5 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, सिंपल था। तो 5 इंटू देखिए इधर रखा 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये आ गया 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, तो बच्चों आ गया 5 इंटू 5000, ठीक है 5000 ये हमारा हो गया 10, 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये आ गया डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कटेगा, ये आ जाएगा 0.5, 5 से कटा तो आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, या बच्चों थिकनेस होगी उसकी वो होगी हमारी 5 माइक्रोमीटर। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि 5-6 क्वेश्चन लगाने से आपको जो है ये पता लग जाएगा कि हमारा जो है न्यूमेरिकल किस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बच्चों एक और न्यूमेरिकल करते हैं तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल भी ठीक वैसे ही है जैसे अभी किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इन ए YDS ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस दिस मीटर इज द प्लेस इन द पाथ ऑफ ए वन रे। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज दिस if the center bright shifted by a distance equal to the fringe width, find out the refractive index of the glass slab। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है कि जब हमने जो है ग्लास स्लैब रखा तो जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज हमारा शिफ्ट हो रहा है वो किसके बराबर शिफ्ट हो रहा है, वो फ्रिंज विड्थ के बराबर शिफ्ट हो रहा है। फ्रिंज विड्थ के बराबर शिफ्ट हो रहा है, वो किसके या सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट जो शिफ्ट हो रहा है वो फ्रिंज विड्थ के बाद बराबर शिफ्ट हो रहा है। सिंपल सी बात बच्चों, सेंट्रल ब्राइट की शिफ्टिंग होती है एक्स, जिसकी वैल्यू आती है म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, और फ्रिंज विड्थ होता है बच्चों हमारा बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। सिंपल सी बात है। यहां पर इन्होंने दे रखा है एक्स इक्वल टू बीटा, यानी कि म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, डी से डी कट गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको म्यू निकालना है, तो आया म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर लैम्डा, यानी म्यू माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। देखिए इस तरीके से आया। हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, म्यू माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है हमारी वो है हमारी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6 और 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया म्यू माइनस 1। ठीक है, ये देखिए सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 0.5 म्यू माइनस 1, तो म्यू आ गया हमारा 1.5, यही है बच्चों इसका आंसर। देखिए कंसेप्ट हमारा सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में जो मैंने आपको कराया वो था यहाँ पे 5/5 डार्क फ्रिंज था, और बच्चों यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के बराबर हमारा शिफ्टिंग हो रहा है। इतना सा चेंज था। मैंने आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप जो है न्यूमेरिकल कर ले जाओगे आराम से। अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल है तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल है हमारा उस कंसेप्ट पे जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारी शिफ्ट हो जाएंगी जब हम ग्लास स्लैब रख देंगे एक रे के बीच में। ठीक है,
तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, वन स्लिट इज कवर्ड बाय ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस इतना एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है, यहां पे हमको निकालना है कि कितनी फ्रिंजेस हमारी शिफ्ट हो जाएंगी ड्यू टू ग्लास स्लैब। अब बच्चों यहां पर जिसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस shifted is equal to shift of central maxima बटे फ्रिंज विड्थ। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला था। अब बच्चों शिफ्ट सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होता है, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ हमारी कितनी है, वो होती है डी लैम्डा बाई डी। ये सब आपको पता होना चाहिए और यही हमको एन देगा। देखिए डी से डी कट गया, हमारे पास जो आया वो आया म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा, ये आया। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारे हाथ में आंसर आ जाएगा। तो 1.6 हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ऊपर देख लीजिए, ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 ये लिखा है, डिवाइडेड बाई लैम्डा है हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से आएगा, तो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो n आ रहा है वो आ रहा है 0.6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, जब हम इसको काटेंगे यहाँ पे तो ये आ गया हमारा 0.1, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा ये हमारा 18। तो कितनी हमारी फ्रिंज शिफ्ट हो रही, 18 फ्रिंज हमारी शिफ्ट हो रही है। ये बच्चों नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ इसमें ज्यादा बात है नहीं, मैंने आपको करवा दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अब बच्चों एक और हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको, एक और न्यूमेरिकल करवाते हैं, और वो न्यूमेरिकल आज के वीडियो का जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है। और बच्चों यहां पर जो है कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल रही है, वो ये बदल रही है कि हमारा जो है ग्लास स्लैब हम क्या है दोनों स्लिट्स के आगे प्लेस करते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब हम दोनों स्लिट्स के आगे। ये देखिए ये हमारा एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है अरेंजमेंट है, और बच्चों ये इसकी स्लिट्स हैं S1 एंड S2। ये बच्चों हमारी कैपिटल लीस्ट डिस्टेंस है। और बच्चों सबसे पहले क्या किया गया कि यहां पर जो है एक ग्लास स्लैब रखा गया। ठीक है, जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस T1 है, इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है शिफ्ट होकर के ऊपर चला गया, इस तरीके से, यही होता है। फिर बच्चों एक काम किया गया कि यहां पर एक दूसरा ग्लास स्लैब रख दिया गया जिसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और थिकनेस T2 है। तो बच्चों इस ये ऊपर ले गया, ये नीचे लाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, जब ये नीचे लेके आया दूसरा वाला, तो बच्चों होता क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा हमारा यहीं पे बनता है जहां पे पहले बन रहा था। ठीक है, यहां पे इस तरीके से इसी तरीके से बनता है। ठीक, तो बच्चों हमसे ये पूछा है, ठीक है, कि हमारा जो है दूसरा जो है उसकी थिकनेस क्या होगी कि सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास वहीं पे आ जाए। इसमें जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि μ1 जो है हमारा, ठीक है, μ1 है वो हमारा 2 है, और T1 है वो हमारा है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इतना हमको दे रखा है। और ये दे रखा है कि μ2 है हमारा, वो है हमारा 1.5, तो T2 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज जो है उन्होंने पूछी है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि पहले हमारे पास सिर्फ एक ग्लास स्लैब था तो इसको ऊपर ले गया, फिर बच्चों हमने यहाँ दूसरा रख दिया तो ये हमारा इस तरीके से वहीं आ गया जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दूसरे वाले की थिकनेस क्या होगी यदि पहले वाले की थिकनेस इतनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी इतनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एक केस में तभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे आ जाए कि जितना पाथ डिफरेंस इससे क्रिएट हो रहा है उतना ही पाथ डिफरेंस इससे क्रिएट हो जाए, तो ये वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिए दिस इज पॉसिबल, या देख लीजिए दिस इज,
ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, बाई 1 है, पाथ डिफरेंस बाई 1 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाई 2। सेकेंड स्लैब, पहले स्लैब से जो हमारा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा उतना ही दूसरे से हो जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। बच्चों पार्ट डिफरेंस हमारा कितना था, वो आया था μ1 माइनस 1 इंटू T1 और यहां रहेगा μ2 माइनस 1 इंटू T2 और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, μ1 की वैल्यू है बच्चों 2 माइनस 1 इंटू T1 की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, μ2 की वैल्यू हमको दे रखी 1.5 और T2 की वैल्यू ये हमारे पास निकालनी है। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू 0.5 इंटू T2, तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, दो अलग अलग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के स्लैब हमने रखे, उनकी थिकनेस अलग अलग होने के कारण जो है पार्ट डिफरेंस जो कुछ इस तरीके का क्रिएट हुआ कि दोनों एक दूसरे को इक्वल करते हैं और स्लैब होने के बावजूद भी सेंट्रल मैक्सिमा हमको उसी पोजीशन पे फाइंड आउट होता है जिस पोजीशन पे वो ओरिजिनली होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक छोटा सा जो है कंसेप्चुअल जो है प्रॉब्लम वाला जो है यंग डबल स्लिट का जो है हमारा ये वीडियो था जो कि अब कंप्लीट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करिएगा और बच्चों जो है अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।